हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में 5000 एमसीक्यू सीरीज़ को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं 103rd क्वेश्चन से। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में एक बार सर्च जरूर कीजिएगा और आपको वैसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड कार्ड बटन में भी मिल जाएगा। चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। थॉमस मोर्स किंगडम ऑफ नोवेयर, जिसे यूटोपिया भी कहा जाता है। तो थॉमस मोर का जो ये वर्क है यूटोपिया, और जिसका अल्टरनेटिव नेम है किंगडम ऑफ नोवेयर, ये किससे इंस्पायर होकर इन्होंने लिखा था? तो ऑप्शन देखते हैं। मकाइवलीज द प्रिंस, मकाइवली का जो वर्क है द प्रिंस, या फिर प्लेटो के रिपब्लिक से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने ये वर्क लिखा था, या द बाइबल, या फिर वर्जिल का जो वर्क है एनीड। तो किससे इंस्पायर होकर थॉमस मोर ने यूटोपिया को लिखा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो का जो वर्क है रिपब्लिक, इससे इंस्पायर होकर थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखा था। थॉमस मोर का जो ये वर्क है यूटोपिया, ये दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? डायलॉग ऑफ काउंसिल, एंड सेकंड क्या है? डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। ठीक है, पहला क्या है? डायलॉग ऑफ काउंसिल, सेकंड वन इज डिस्कोर्स ऑन यूटोपिया। ओके, और यूटोपिया का मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। यूटोपिया का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जो आइडियल होती है, आइडियल सोसाइटी, और अ प्लेस दैट एग्जिस्ट इन इमेजिनेशन वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब कुछ परफेक्ट होता है, सब लोग बड़ी शांति से, बड़े पीसफुल तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन ऐसी सोसाइटी रियलिटी में तो नहीं होती। तो यहाँ पर एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी की बात की गई है जो सोसाइटी एकदम परफेक्ट हो। तो प्लेटो का जो वर्क है रिपब्लिक, वो भी सेम चीज़ को आइडियलाइज करता है। तो जो ये वर्क है यूटोपिया एंड रिपब्लिक, इसमें सिमिलैरिटी ये है दैट बोथ दीज बुक्स कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द परफेक्ट सोसाइटी और परफेक्ट स्टेट। तो दोनों ही बुक किसके साथ डील करती हैं? एक आइडियलाइज्ड सोसाइटी के साथ डील करती हैं। ओके, तो जो थॉमस मोर ने ये वर्क लिखा था, ये प्लेटो के वर्क रिपब्लिक से इंस्पायर होकर वर्क लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, हु हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पैसिफिस्ट्स। किसे फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पैसिफिस्ट्स कहा जाता है? टिंडेल, एस्कम, मोर और सर्रे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस मोर, क्योंकि थॉमस मोर ने उस टाइम पर एक ऐसा वर्क लिखा यूटोपिया जिसमें इन्होंने एक आइडियल स्टेट की बात की, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रह रहे होते हैं, कोई किसी के घर में चोरी नहीं करता, किसी भी तरीके की ऐसी सोसाइटी जिसमें कहीं किसी तरीके की बदमाशी नहीं होती, चोरी चक्कारी नहीं होती है। तो इसीलिए जो थॉमस मोर है, उन्होंने जब ये वर्क प्रोड्यूस किया तो इन्हें कहा गया ही इज द फर्स्ट ऑफ द मॉडर्न पैसिफिस्ट्स। 105th क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन फॉर द स्कूल मास्टर। आपको ये बताना है कि स्कूल मास्टर वर्क किसने लिखा। पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। रोजर एस्कम, थॉमस वाइट, मार्टिन लूथर और जॉन वाइक्लिफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजर एस्कम। रोजर एस्कम इज द ऑथर ऑफ द स्कूल मास्टर। इन्होंने ये स्कूल मास्टर लिखी थी। स्कूल मास्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिटेल में जानते हैं। देखिए, जो ये वर्क है ना स्कूल मास्टर, इसमें इन्होंने, एस्कम ने एडवाइस दी है टीचर्स को, उन टीचर्स को जो लेटिन पढ़ाते हैं। ओके, देखिए जो ये वर्क था ना स्कूल मास्टर, इसे पोस्ट्यूमसली पब्लिश किया गया 1570 में। पोस्ट्यूमसली का मतलब क्या है? जब कोई ऑथर की डेथ हो जाती है और उस ऑथर का वर्क उसकी डेथ के बाद पब्लिश किया जाता है, उस चीज़ को पोस्ट्यूमसली कहा जाता है। द स्कूल मास्टर वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड पोस्ट्यूमसली इन 1570। जो ये वर्क है ये रोजर एस्कम का वर्क है। इसमें इन्होंने कुछ इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग बताई हैं टीचर्स के लिए, और इन्होंने इस बुक को दो भागों में डिवाइड किया है स्कूल मास्टर को। जो फर्स्ट पार्ट है वो किस चीज़ से डील करता है? तो इसमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट में बताया है कि जो टीचर और जो स्टूडेंट हैं
वो आइडियल टीचर और स्टूडेंट कब बनते हैं? तो इन्होंने फर्स्ट बुक में बताया है कि जो आइडियल टीचर एंड आइडियल स्टूडेंट हैं उनके नेचर, उनके हैबिट्स कैसे होते हैं, तो इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है। एंड जो सेकंड बुक है, सेकंड बुक में रोजर एस्कम ने पेडागोजिकल टेक्निक को बताया है कि टीचिंग की पेडागोजिकल टेक्निक क्या होनी चाहिए, और डबल ट्रांसलेशन की इन्होंने ज़्यादा बात की। डबल ट्रांसलेशन का मतलब क्या है? अगर कोई टीचर इंग्लिश से लैटिन में पढ़ा रहा है, फिर लैटिन से फिर फ्रेंच में पढ़ा रहा है, तो इसे डबल ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो स्कूल मास्टर में रोजर एस्कम ने टीचर्स को एडवाइस किया है। पहली बुक में ये बताया है कि जो आइडियल टीचर हैं और जो आइडियल स्टूडेंट हैं उनके नेचर एंड हैबिट्स क्या होते हैं, एंड दूसरी बुक में बताया है कि डबल ट्रांसलेशन जब आप टीच करते हो उसके पेडागोजिकल टेक्निक्स क्या होते हैं। ओके, अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे हो साथ में, तो बुलेटिन फॉर्म में इनको नोट्स को लिख लिया करें अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि रोजर एस्कम जो हैं, ही सक्सेसफुली ट्यूटर्ड 3 फीमेल्स। इन्होंने 3 फीमेल को ट्यूटरिंग किया, मतलब उनको ट्यूशन दिया है। कौन कौन है वो नाम आपको पता होने चाहिए। लेडी जेन ग्रे, सेकेंड वन इज क्वीन मैरी, एंड थर्ड वन इज क्वीन एलिजाबेथ। ओके, ये आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंप्लीटेड द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल बिगिन बाय विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल ने बाइबल का ट्रांसलेशन शुरू किया था, एंड ही वांटेड टू ट्रांसलेट बाइबल इनटू इंग्लिश टू expand it to the common people, ताकि जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं दे कैन रीड एंड दे कैन हियर बाइबल एज वेल। तो हुआ ये था कि जब ये ट्रांसलेशन कर रहे थे, विलियम टिंडेल को अरेस्ट कर लिया था और फिर इनको एग्जीक्यूट कर दिया था, तो इसीलिए ये ट्रांसलेशन कंप्लीट नहीं हो पाई। लेकिन विलियम टिंडेल के बाद फिर ये ट्रांसलेशन किसने कंप्लीट की, क्योंकि विलियम टिंडेल को तो एग्जीक्यूट कर दिया था। तो ऑप्शन देखते हैं, रोजर एस्कम, थॉमस क्रैनमर, CRANMER है ये, थॉमस क्रैनमर, ठीक है। MCQs की बुक में आपको बहुत सारी ऐसी जो मिस्टेक्स हैं वो देखने को मिलेंगी, सो इट्स ओके। ऑप्शन नंबर सी इरेस्मस, और ऑप्शन नंबर डी माइल्स कोवरडेल। तो आंसर है इसका माइल्स कोवरडेल। माइल्स कोवरडेल ने इस ट्रांसलेशन को कंप्लीट किया था। 107th क्वेश्चन है, द इंग्लिश प्रेयर बुक, जिसे एडिशन ऑफ द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर भी कहा जाता है, इसे 1549 में ऑफिशियल प्रेयर बुक माना गया चर्च में। और ये वर्क किसका आपको ये बताना है, ठीक है। दोबारा से सुनिए, द इंग्लिश प्रेयर बुक, जिसे 1549 में चर्च में ऑफिशियल प्रेयर बुक की जगह दे दी, ये वर्क किसका है आपको ये बताना है। एंड एक चीज़ और ध्यान रखना, द इंग्लिश प्रेयर बुक को एक और नाम से, ऑल्टरनेट नेम से बुलाया जाता है, एडिशन ऑफ द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। तो ये वर्क किसका है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं, वाइक्लिफ, टिंडेल, क्रैनमर और इरेस्मस। तो इसका आंसर क्या होगा, थॉमस क्रैनमर। ओके, अब जो ये बुक है इसका पर्पस क्या है? इस बुक का पर्पस ये था दैट इट समवेयर टीचेस द वर्शिपर्स, मतलब जो लोग चर्च में आते हैं, वर्शिप करने आते हैं, तो उनको ये बुक क्या सिखाती है, हाउ टू अप्रोच टू गॉड डायरेक्टली। दैट मीन्स कि आप किस तरीके से गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड एनी पोप एनीवेयर एल्स इन बिटवीन यू एंड गॉड। ओके, चलिए नेक्स्ट है 108 क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट फॉर्म टू इंग्लैंड। सोनेट फॉर्म इंग्लैंड में पहली बार किसने इंट्रोड्यूस की थी? ऑप्शंस हैं, पेट्रार्क, वाइट, स्पेंसर और शेक्सपियर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस वाइट। थॉमस वाइट ने पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लैंड में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, और इन्होंने क्या राइम स्कीम दी, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। पेट्रार्कन सोनेट की ऑक्टेव की राइम स्कीम क्या थी, ए बी बी ए बी बी ए, एंड सेस्टेट की क्या थी, सी डी डी सी ई ई, लास्ट में
ई दैट इज अ कपलेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 109th क्वेश्चन। बिसाइड्स द सोनेट फॉर्म, सोनेट के अलावा थॉमस वाइट ने इंग्लैंड में क्या इंट्रोड्यूस किया था? द इटालियन टर्जा राइमा, ओटावा राइमा, द एलिगी, और ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यस, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट के साथ टर्जा राइमा एंड ओटावा राइमा भी इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। एक चीज़ और याद रखना, थॉमस वाइट जो थे इनको C.S. लुइस ने कहा था दैट कि जो थॉमस वाइट हैं ही इज़ द फादर ऑफ द ड्रैब एज, द फादर ऑफ द ड्रैब, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ड्रैब, DRAB, ड्रैब एज। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया था ये इन्होंने, C.S. लुइस ने ये कहा था थॉमस वाइट के लिए। ओके, तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है ये बुलेटिन फॉर्म में नोट्स बना लेने हैं, जो भी मैं यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 110th क्वेश्चन। फाइन, who made the first use of the unrhymed 10-syllabled line in English poetry through his translations of Virgil? ऑप्शन है थॉमस वाइट, थॉमस सैकविल, द अर्ल ऑफ सर्रे और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है द अर्ल ऑफ द सर्रे, जिसको हम हेनरी हावर्ड भी बोलते हैं। हेनरी हावर्ड, जिन्होंने वर्जिल की ट्रांसलेशन की थी, ANIED, एनीड की ट्रांसलेशन की थी, और इसमें इन्होंने जो अनराइम्ड 10 सिलेबल्ड है उनको इंट्रोड्यूस किया था एंड ब्लैंक वर्ड्स का यूज़ किया था। ओके, और हेनरी हावर्ड जो हैं ये थॉमस वाइट के फ्रेंड भी थे एंड उनके डिसाइपल भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ असेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन विच ईयर? चलिए ऑप्शन देखते हैं, 1545, 1556, 1558 और 1561। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1558। 1558 में इन्होंने इंग्लैंड का थ्रोन ऑक्यूपाई किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 112, विच चर्च वॉज मेड अ रियलिटी बाय एलिजाबेथ इन इंग्लैंड? कौन से चर्च को स्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन देखिए, द एंग्लिकन, कैथलिक, प्रोटेस्टेंट और नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है ए ऑप्शन, एंग्लिकन चर्च। इसके पहले जो है इसके पहले की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हम क्यों इसकी बात कर रहे हैं। जो हेनरी 8 थे, आपको याद होगा कि हेनरी 8 ने जो है ये एन बोलिन से शादी करना चाहते थे एंड ये जिनसे शादी करना चाहते थे उनसे इनको शादी नहीं करने दी एंड इन्होंने चर्च को डिसॉल्व कर दिया था। और देखिए, अगर हम मिड 16th सेंचुरी की बात करें तो हेनरी 8 डिक्लेयर्ड द चर्च इन इंग्लैंड इंडिपेंडेंट ऑफ रोम एंड एंग्लिकन चर्च जो है उन्होंने एंग्लिकन चर्च को स्टैब्लिश किया एंड एंग्लिकन चर्च जो है दैट रिजेक्टेड द पैपल सुप्रीमेसी। पैपल सुप्रीमेसी का मतलब क्या है कि जो पोप हैं उनकी सुप्रीमेसी अब नहीं होगी एंड हेनरी 8 स्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज द हेड ऑफ द चर्च। इन्होंने कहा कि वो अब चर्च के हेड होंगे। तो हेनरी 8 की डॉटर कौन थी? एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। तो इसीलिए एंग्लिकन चर्च जो है वो इंग्लैंड में स्टैब्लिश हुआ और जो एंग्लिकन चर्च है दैट रिजेक्टेड द पोप्स सुप्रीमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, द रेट्रिक एक्सुबरेंस associated with John Lilly and his contemporary owed its inspiration untimely to। जो भी यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर हैं ये किस में अपना इंस्पिरेशन ढूंढते हैं? मैकाइवली, प्लेटो, वर्जिल और सिसरो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सिसरो। नेक्स्ट है गेवस्टोन, अ मिक्सचर ऑफ मैकाइवली एंड टैम्बुरलेन इज अ कैरेक्टर फ्रॉम। देखिए ये है एक कैरेक्टर, पियर्स गेवस्टोन पूरा नाम है। इस कैरेक्टर में दो मिक्सचर मिलते हैं, एक तो मैकाइवली के वर्क का और एक टैम्बुरलेन जो कि मार्लो का वर्क है। तो इसमें मिक्सचर मिलते हैं एंड ये जो कैरेक्टर है ये किस वर्क से है ये आपको बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर फॉस्टस, एडवर्ड टू, फेयरी क्वीन और एर्केडिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एडवर्ड टू से ये जो है कैरेक्टर लिया गया है और ये वर्क है मार्लो का। किसका वर्क है? मैं दोबारा लिख देती हूँ, आई थिंक वो डिसअपियर हो गया है, मार्लो।
ठीक है, ये किसका वर्क है? एडवर्ड टू मार्लो का वर्क है। और एक चीज़ याद रखना, जो ये है ना पियर्स गेवस्टोन, इनके ऊपर उसका चार्ज लग गया था, करप्शन का चार्ज लग गया था, सब इनको हेट की नज़र से देखते थे और इनको बैनिश कर दिया था किंगडम से ड्यू टू एक्सरसाइजिंग द करप्ट इन द सोसाइटी और ड्यू टू एक्सरसाइजिंग करप्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रिंस एडवर्ड टू। ओके, अंडर द रेन ऑफ द प्रिंस एडवर्ड टू। चलिए नेक्स्ट है 115। द टर्म यूफोइज्म owes its origin to the famous character of the यूफुस ऑफ। आपको इसमें बताना है कि ये जो टर्म है यूफोइज्म, ठीक है, ये किस कैरेक्टर में आपको देखने को मिलता है? यूफुस कैरेक्टर में देखने को मिलता है। एंड ये वर्क ये जो कैरेक्टर है ये किसने दिया है, ये टर्म किसने दी है? मार्लो, सिडनी, लिली और नैश। तो इसका आंसर है लिली। ठीक है, लिली ने इस टर्म को जो है इंट्रोड्यूस किया है। यूफुइज्म का मतलब क्या है? जब कोई भी चीज़ रूड तरीके से ना कहकर सटल वे से कही जा सके या सॉफ्टली कही जा सके। जैसे कि मैं इसके कुछ एग्जांपल दे देती हूँ, आपको पता होना चाहिए इस टर्म का, बहुत ही अच्छी टर्म है ये। जैसे कि सपोज कीजिए शी इज़ अनएम्प्लॉयड। अगर हम किसी भी लेडी के लिए ये बोलते हैं दैट शी इज़ अनएम्प्लॉयड, तो अनएम्प्लॉयड जो है ये काफ़ी रूड सा वर्ड लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे मतलब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, मतलब एक बहुत ही अजीब सा ये वर्ड लगता है, बहुत रूड वर्ड लगता है। लेकिन इसके जो है हम इंस्टेड यूज़ कर सकते हैं शी इज़ बिटवीन जॉब्स। अब बिटवीन जॉब्स यूज़ करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ एक ऑप्टिमिस्टिक होप नज़र आती है कि हाँ इसे जॉब मिल सकते हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयड का मतलब तो बहुत ही रूड हो जाता है कि हाँ मे बी शी इज़ नॉट टैलेंटेड, मे बी इसके अंदर नॉलेज नहीं है इसलिए अनएम्प्लॉयड है, या इसको निकाल दिया गया होगा। मतलब अलग अलग तरीके के इसके साथ नेगेटिव जो हैं वर्ड्स जुड़ जाते हैं, नेगेटिव इंसाइट जुड़ जाती है। लेकिन अगर हम इसी की जगह शी इज़ बिटवीन जॉब्स बोलेंगे तो वो जो बात है वो बात भी कही जाती है सटल वे में और बात का मतलब भी पॉजिटिव वे में निकल जाता है। एक और चीज़ है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए एक वर्ड है, एक सेकेंड, एक वर्ड है डाई, इसकी बजाय अगर हम पास अवे वर्ड यूज़ करें तो देखिए कितना जो पास अवे वर्ड है कितना पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन डाई में हमें फिर भी एक रूडनेस एंड एक नेगेटिविटी देखने को मिलती है। तो ऐसे ऐसे वर्ड जो रूड हों और उन वर्ड की जगह रिप्लेस करके हम सटल वर्ड्स को यूज़ करें, ऐसे वर्ड को क्या कहा जाता है? ऐसे वर्ड को कहा जाता है यूफोइज्म, या ऐसी टर्म को यूफोइज्म कहा जाता है। नेक्स्ट है एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर लिलीज यूफूज इज। देखिए जो यूफूज है ना ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है विटी। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो यूफूज है इसका ऑल्टरनेटिव नेम क्या है इस वर्क का। ठीक है, इस वर्क का ऑल्टरनेटिव नेम है ऑप्शन नंबर डी, द एनाटमी ऑफ विट। नेक्स्ट है 117th क्वेश्चन, विच रेनेसा पोइट वॉज किल्ड एट द बैटल ऑफ जुटफिन। तो ऑप्शन देखते हैं सिडनी, सैकविल, लिली, नैश। सिडनी जो है वो इस बैटल में मारे गए थे, इन्होंने हालांकि इस बैटल में पार्टिसिपेट किया था। एंड सिडनी वॉज शॉट इन द थाई बट आफ्टर 26 days he died at the age of 31 due to the lack of blood। इनकी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई थी क्योंकि इनकी थाई पर चोट लगी थी और वो खून रुका नहीं, इनके ब्लड टिश्यू खराब हो गए थे, इसी वजह से 26 दिन के बाद ये मर गए थे जब ये 31 साल के थे। 118th क्वेश्चन है द डोमिनेंट वन ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिडनीज आर्केडिया। आर्केडिया जो सिडनी का वर्क है इसमें आपको ये बताना है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक इसमें यूज़ किया वो क्या है? पैथोज, पैथेटिक, फैलेसी, यूफोइज्म या कंक्रीट इमेजरीज। देखिए यूफोइज्म तो लिली का है तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट जाता है, तो इसमें आंसर है पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या है? जब किसी एलिमेंट में या फिर नॉन लिविंग थिंग में जब हम ह्यूमन फीलिंग्स डाल देते हैं उसे पैथेटिक फैलेसी कहा जाता है। नेक्स्ट है 119th क्वेश्चन, द एलिजाबेथन लव फॉर पिक्चरेस्क डिस्क्रिप्शन वॉज इनहेरिटेड फ्रॉम। कहाँ से ये पिक्चरेस्क डिस्क्रिप्शन का प्यार इस टाइम पर 16th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है? ग्रीस से मिलता है या जर्मनी से या फ्रांस से या इटली से? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, इटली। तो देखिए आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस इनफ है। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे साथ टेलीग्राम एंड
इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लिंक भी है, यूज़र नेम भी है, यूज़र नेम से भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, अगर आपको इस टॉपिक की जो आज मैंने ये लेक्चर प्रोवाइड किया इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा अपने कमेंट कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।